हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन की कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा कीवर्ड है वो है हमारा बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होता है? बॉल बेयरिंग इज़ अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ स्मॉल मेटल बॉल। बॉल बेयरिंग एक क्या है? एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ स्मॉल मेटल बॉल्स, यानी कि जिसके अंदर छोटी छोटी गोल जो हैं, रिंग जो है मेटल बॉल्स होती हैं। आपकी बुक के अंदर उसकी पिक्चर है। बॉल बेयरिंग आर डिज़ाइन टू मेक टू मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन टू रोल ओवर ईच अदर रेदर देन स्लाइड। अब ये क्यों होती है बॉल बेयरिंग के अंदर? ये जो बॉल बेयरिंग है ये कैसे डिज़ाइन की है? ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, इस तरीके से बनी है कि ये एक मूविंग पार्ट, मशीन के अंदर ना बॉल बेयरिंग्स होती हैं जो रोल करती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो घूमती हैं। और वो क्या होता है, रेदर देन स्लाइड, कि वो स्लाइड नहीं, लेकिन वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ घूमती हैं। मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तो उसमें मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि बॉल्स जो है उसके अंदर कैसे एक दूसरे के साथ घूमती है, जिससे कि जो मशीन है वो चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, द व्हील्स ऑफ बाइसिकल टर्न ऑन सेट ऑफ बॉल्स बियरिंग। अब जो बाइसिकल के जो पहिए होते हैं वो कैसे होते हैं? टर्न्स ऑन सेट, उसके ऊपर भी जो बॉल बेयरिंग होती है, जिससे कि वो आपने देखा होगा बड़ा सा जो हमारा जो साइकिल में व्हील होता है और उसके बीच में आपने देखा होगा छोटा सा जहाँ पे चेन लगी होती है, वहाँ पे बॉल बेयरिंग्स लगी होती हैं, जिससे हमारा जो पूरा व्हील है वो क्या करता है, मूव करता है। दीज बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज दे रोल रेदर देन स्लाइड। अब ये जो बॉल बेयरिंग होता है क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है, बिकॉज दे रोल रेदर देन स्लाइड, ताकि वो रोल कर सके, वो स्लाइड ना करे। ठीक है, बॉल बेयरिंग का काम है रोल करने का, ताकि वो गोल 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 घूम सके, यानी ये नहीं कि वो स्लाइड करे। अगर साइकिल में बॉल बेयरिंग नहीं लगे होंगे तो वो क्या करेगी, बॉल जो साइकिल है वो क्या करेगी, वो स्लाइड करेगी। तो बॉल बेयरिंग लगाने से क्या होगा, वो जो है गोल गोल जो साइकिल है वो रोल करेगी। और मशीन में भी इसके लगाए जाते हैं ताकि जहाँ पे मशीन को घूमने की ज़रूरत है वहाँ पे बॉल बेयरिंग लगाते हैं ताकि वहाँ पे वो रोल करे। ठीक है, सेकेंड है ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू अ फ्लूइड। देखो जो फ्लूइड हमने पढ़ा था, एयर और वाटर, एयर और वाटर को क्या कहते हैं, मतलब जो जितनी भी एयर है, गैसेज है, वाटर्स हैं, इन सबको हम कहते हैं फ्लूइड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू अ फ्लूइड, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एयर, वाटर या गैसेस में से निकलता है, द फ्लूइड क्रिएट फ्रिक्शन, तो उसमें क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय अ फ्लूइड। अब जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ना, उसी को फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहा जाता है, या फिर आप उसको ड्रैग भी कह सकते हैं। यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग एक ही चीज़ है। समझ में आ गया? मैंने को चैप्टर में समझाया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से निकलता है तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है, और वो जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसी फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि जो ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो सेम है, इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन भी सेम है। फोर्थ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी अवर अनदर बॉडी। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, एक दबाव है, फोर्स है, विच ऑलवेज, जो फ्रिक्शन क्या हमेशा अपोज पे, ऑपोजिट मोशन पे ही काम करता है, वन बॉडी अवर अनदर बॉडी। जैसे कि बॉल है वो मूव कर रही है, तो जो नीचे सरफेस है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है ना, उसके ऑपोजिट। तो हमेशा जो फ्रिक्शन होता है, जो उसमें फोर्स लगता है, वो हमेशा अपोज लगता है, उसके उल्टा लगता है। ठीक है, अब बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। जो बॉल्स ग्राउंड पे घूम रही है वो धीरे हो जाएगी, फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, यानी कि बॉल का सरफेस ले लो और ग्राउंड का सरफेस ले लो, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉल धीरे धीरे स्लो होगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। ये सब हमने अच्छे से चैप्टर में समझा है। इंटरलॉकिंग क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम इरेगुलरिटी और रफनेस ऑन इट सरफेस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, उसके अंदर एक कुछ इरेगुलरिटी होती है या फिर उसके अंदर कुछ रफनेस होती है उसके सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। व्हेन टू डिफरेंट सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट, देयर इरेगुलरिटी गेट लॉक्ड विद वन अनदर एंड दे आर इंटरलॉक्ड। फ्रिक्शन इज रिजल्ट ऑफ इंटरलॉकिंग।
देखो जब कोई भी दो चीज़ें, एक तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस ले लो, और जिस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर रखा हुआ है या जिस चीज़ पे मूव कर रहा है उसका सरफेस ले लो। उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उसका सरफेस है वो थोड़ा रफ़ है, ठीक है। तो रफ़ सरफेस जहाँ होगा वो दोनों के जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक सरफेस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ जो है इरेगुलरिटी होती ही होती है। इरेगुलरिटी का मतलब है कुछ ना कुछ रफनेस होती ही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके सरफेस पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो दोनों चीज़ों के जो सरफेस होते हैं, ऑब्जेक्ट के सरफेस, दो जो डिफरेंट सरफेस होते हैं वो आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो इरेगुलरिटी, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, है ना, वन अनदर, एंड दे आर इंटरलॉक हो जाएंगे। और फ्रिक्शन इज रिजल्ट ऑफ इंटरलॉकिंग, और जो फ्रिक्शन है वो किसका रिजल्ट है, वो इंटरलॉकिंग का ही रिजल्ट है। जहाँ पे रफनेस होती है तो वहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है ना। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रही है, इरेगुलरिटी वहाँ पर है तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रही है, ठीक है। चैप्टर को आप अच्छे से पहले पढ़ लें, उसके बाद कीवर्ड्स करें तो जल्दी समझ आ जाएगा। लुब्रिकेंट्स क्या है? लुब्रिकेंट जो होता है ना, ऑयली चीज़ होती है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट पाउडर है, ये सब लुब्रिकेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो चिकनाहट होती है और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन क्रिएटेड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जो चीज़ें रोल, देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स रोल ओवर अ सरफेस, जो सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। हमने इसमें बुक में एक एक्टिविटी में देखा था कि नीचे पेंसिल्स रखी हुई हैं, उसके ऊपर एक जो हैवी नोटबुक रख दी हैं, और उसको जो है जब नीचे पेंसिल रोल होगी तो उसके ऊपर जो नोटबुक है वो भी उसके साथ क्या होगी, रोल होगी, ठीक है। वो स्लाइड नहीं हो रही, वो रोल हो रही है। तो यहाँ भी बताया गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर जब वो रोल होगा तो फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन क्रिएटेड, उस फ्रिक्शन को, जो रोल होने के जो रोल हो रहा है, वो जो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को जो है रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है, कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं हम। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन सरफेस इज स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ये मतलब है कि जब कोई भी, देखो यहाँ पे लिखा था फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में ही होता है, ये भी एक्ट करता है। लेकिन व्हेन वन सरफेस इज स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई चीज़ पहले से ही मूव कर रही है और आप उसको और धक्का देते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसको मूव करवाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो चीज़ पहले से ही मूव हो रही है तो उसमें, मान लो कोई बॉक्स है, हम उसको पहले से ही मूव कर रहे हैं, वो मूव हो रहा है, तो उसका जो बॉक्स का सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है उसके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं होता कि इसमें इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो सके। तो वो क्या होता है, ईजिली हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, आगे तक लेके जा सकते हैं। व्हेन वन सरफेस इज स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड, तो उसी जब एक चीज़ मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये लेस देन होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में नीचे हम पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई चीज़ रेस्ट पे है, जो चीज़ रुकी हुई है और आप उसको अब मूव करवा रहे हो, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा जोर लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे हमारा जो जोर है, हमारी एनर्जी है वो कम लगेगी, क्योंकि चीज़ पहले से ही मूव कर रही है, तो लेस है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ द रेस्टिंग। वही चीज़ है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे और आप उन्हें उसको हिलाना है या मूव करना है, तो वहाँ पर जो आपका फोर्स लगता है वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स नहीं, सॉरी, वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे और अब आपने उसको मूव करना, तो वो हमारा जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में आता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फिलर्स।
फ्रिक्शन अपोज द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब फ्रिक्शन क्या है? अपोज द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ईच अदर। मोशन क्या है? जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके अपोज में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। इनकी इसलिए फ्रिक्शन अपोज द मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा किसी भी चीज़ के मोशन के अपोज में लगता है बिटवीन द सरफेस इज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दोनों के जो दोनों चीज़ें हैं सरफेस, उन दोनों के सरफेस के बीच में। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। अब फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि उस सरफेस का नेचर कैसा है, स्मूथ है या रफ है, उस पर भी डिपेंड करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। अगर हम दोनों हाथों को रब करते हैं ज़ोर ज़ोर से तो वो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है और जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। स्प्रिंकलिंग द ऑफ पाउडर द कैरम बोर्ड इज रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम जो कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो हम उसको प्ले करें, खेले, तो हमारी जो भी हम जिस भी चीज़ प्ले कर रहे हैं वो ईजिली जो है हम उसको मूव कर सकें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है कि सबसे पहले रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, लेकिन इसमें से आंसर हमारा है सी। सबसे पहले आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे होता है और उसको हम मूव करते हैं। अब वो मूव हो रहा है तो उसको हम और भी ज़्यादा मूव कर सकते हैं, तो हम उसको स्लाइडिंग कर रहे हैं। अब वो स्लाइडिंग हो रही है तो हम उसको रोलिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है अलीदा रन्स हर टॉयज कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल्स spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surface in increased order will be. अब अलीदा जो है वो क्या रन कर रही है, अलीदा रन हर टॉय कार जो है वो क्या है ऑन ड्राई मार्बल। वो साथ में कहाँ पे अपनी कार को चला रही है? वो एक ड्राई मार्बल पे, साथ में लिखा है वेट मार्बल फ्लोर पे, फिर न्यूज़पेपर पे, फिर टॉवल पे जो उसने बिछाया हुआ है फ्लोर के ऊपर। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्टिंग ऑन द कार, अब जो कार के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है अलग अलग सरफेस पे, ड्राई सरफेस पे अलग लगेगा, ड्राई मार्बल पे, वेट मार्बल पे अलग लगेगा, न्यूज़पेपर पे अलग फोर्स लगेगा और टॉवल जो है उस पर अलग लगेगा, है ना। तो ये किस तरीके से इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। वेट मार्बल सबसे पहले जो गीला है, उसके बाद सूखे वाले मार्बल पे, उसके बाद न्यूज़पेपर और उसके बाद टॉवल पे जो है वो फ्रिक्शन कैसे लगेगा हमारा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे कम जो फ्रिक्शन होगा वो वेट मार्बल पे, उसके बाद ड्राई मार्बल पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे, और जो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर फ्रिक्शन होगा वो होगा टॉवल पे। देन सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल आ लिटिल, थोड़ा सा जो है वो झुक गया आपका जो राइटिंग डेस्क है। अब बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब आपकी जो बुक है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग डाउन। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बताना है कि कौन से डायरेक्शन में जो है डायरेक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स जो उस पर लगेगा। When the book kept on tilde desk starts sliding down, the frictional force act between the surface of the book and the surface of the desk. The direction of the friction force on the book will be opposite of the motion of the book, that is the upward direction. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब हमारी जो बुक है कैप्ट ऑन टिल्ड, जो हल्का सा झुका हुआ डेस्क है, वहाँ से जब स्लाइडिंग डाउन नीचे की तरफ अगर वो स्लाइड करती है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगता है। किसके बीच में लग रहा है? बुक का जो सरफेस है उसके बीच में और जो डेस्क का सरफेस है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है। अब वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? अब जो बुक है वो फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बुक विल बी ऑपोजिट, यानी कि बुक जिस डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट लगेगा ना, अपोज डायरेक्शन में लगेगा। अगर बुक नीचे की तरफ आ रही है तो जो ऑपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ द बुक दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर बुक नीचे की तरफ आ रही है, डाउन आ रही है,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल अ बकेट ऑफ soapy water on a marble floor accidentally, would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? अगर देखो, अगर आप पानी घेर देते हो, सोपी वाटर मार्बल पे घेर देते हो, मार्बल फ्लोर पे, तो वुड इट मेक इट ईजियर, क्या ये आसान होगा या मुश्किल होगा उसके ऊपर चलना, और क्यों? When soapy water is splitted on the floor, the friction between the ground and the feet is reduced. जब भी सोपी वाटर अगर फ्लोर पे फैला दिया जाता है तो जो फ्रिक्शन है ग्राउंड का और जो हमारे पैरों का बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पैरों की जो ग्रिप है, जो प्रॉपर ग्रिप होती है, वो नहीं हो पाएगी ऑन द फ्लोर एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द सोपी फ्लोर। उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। अब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो शूज़ स्पाइक्स के साथ क्यों यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा जो शूज़ के नीचे जो डिज़ाइन बना होता है, स्पाइक्स जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्समैन जो यूज़ करते हैं शूज़ स्पाइक्स वाले, क्योंकि वो क्या इंक्रीज़ करना चाहते हैं? फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शन है ना उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं बिटवीन देयर फीट एंड द ग्राउंड। अपने पैरों की और ग्राउंड के बीच की जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। द शूज़ विद स्पाइक डू नॉट स्लिप वाइल दे प्ले ऑन रन। तो वो जो स्पाइक्स होते हैं उससे क्या होता है कि ना तो वो गिरेंगे और ना ही वो जब वो प्ले करेंगे, जब रन करेंगे, ताकि वो स्लिप ना हो जाए, इसलिए वो शूज़ जो लेते हैं स्पाइक्स वाले लेते हैं। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइट बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स एंड वाई। अब इकबाल जो है एक लाइट बॉक्स के ऊपर उसको पुश कर रहा है, लेकिन सीमा जो एक हैवियर बॉक्स को जो है उसी सेम फ्लोर पे पुश कर रही है, तो हु विल हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स, कौन जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्यों? सीमा विल हैव द अप्लाई द लार्जर फोर्स, सीमा ज़्यादा फोर्स लगाएगी बिकॉज शी हैज़ अ पुश हैवियर बॉक्स, क्योंकि वो हैवी बॉक्स को पुश कर रही है, इसलिए उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। हैवियर ऑब्जेक्ट, जो हैवी चीज़ें होती हैं, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, जनरेट मोर फ्रिक्शनल फोर्स, उनके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो होता है। बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज द टू सर्फेसिस कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड हार्डर। क्योंकि अब देखो हैवी चीज़ कोई होगी तो वो क्या है, जो ग्राउंड है उसके ऊपर उसका वेट ज़्यादा हो रहा है, वो उसको क्या कर रही है, वेट ज़्यादा होने की वजह से, हैवी होने की वजह से वो जो ग्राउंड का जो सरफेस है उस पर वो प्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेस हो रहा है, जहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो वो उसको मूव करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, उसको ज़्यादा उसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा। ठीक है, बिकॉज द टू सरफेस कॉन्टैक्ट द प्रेस हार्डर, क्योंकि वो जो हैवी बॉक्स है ना वो ऊपर से दबाव डाल रहा है किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। ठीक है, प्रेस हार्डर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होता है, द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, जो दो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हमने देखते हैं, find less time to get interlocked against each other, so they get less friction, therefore the sliding friction less than the static friction। अब sliding friction क्या होता है कि पहले से जो चीज़ मूव हो रही है उसको हम और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसको और मूव कर रहे हैं, है ना। तो जो चीज़ पहले से ही मूव हो रही है ना, तो वो वहाँ पे इंटरलॉक नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं होता कि वो सरफेस के साथ जो है वो इंटरलॉक कर सके। तो जब इंटरलॉक नहीं होता तो वहाँ पे एनर्जी कम लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पे फोर्स कम लगेगा, तो वहाँ पे जो है इंटरलॉक नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम कम है, चीज़ पहले से ही जो है स्लाइड हो रही है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि वो सरफेस के साथ इंटरलॉक कर सके, तो इसलिए वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होता है इसकी बजाय स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में चीज़ रुकी हुई है और उसको आप मूव करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कम जो है वो फ्रिक्शन होता है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। यहाँ पे हमें दे रखा है फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड और दूसरा हमें दे रखा है फ्रिक्शन एज फो। इट अलाउज, अब फ्रिक्शन जो है हमारे लिए एज अ फ्रेंड मतलब कि हमारे लिए ज़रूरी भी है और इससे हमें कुछ नुकसान भी है, तो वो हम इसमें देखते हैं। इट अलाउज अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों अच्छा है?
फ्रिक्शन इसलिए अच्छा है कि हाँ, फ्रिक्शन है तभी तो हम ग्राउंड पे जो है स्लिप नहीं हो पा रहे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब फिर तो हम चल ही नहीं पाएंगे, स्लिप ही होते जाएंगे, है ना। फ्रिक्शन की वजह से ही जो है हम इजीली अलाउ जो है हम वॉक कर सकते हैं बिना स्लिप किए। इट अलाउज अस टू हैव ग्रिप एंड कैच डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज़ हम पकड़ते हैं, कोई गिलास पकड़ते हैं, कोई बॉटल पकड़ते हैं, फ्रिक्शन है तभी तो उसको हम पकड़ पा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, वो स्लिप ही हो जाएगी हमारे हैंड से, कभी भी हमारे हाथ में कोई चीज़ आएगी नहीं। फ्रिक्शन है तभी तो हम उसको पकड़ लेते हैं। इट हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर और ब्लैक बोर्ड। अब फ्रिक्शन की वजह से हम कोई चीज़ पेपर पे लिख पाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे सिर्फ थोड़े से दे रखे हैं। फ्रिक्शन इज फो, अब इट कॉजेज वियर एंड टीयर। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चीज़ें फट जाती हैं या चीज़ें टीयर हो जाती हैं, है ना, वियर एंड टीयर हो जाती है। और फ्रिक्शन की वजह से देखो, जैसे हम स्लीपर पहनते हैं, कोई स्लीपर क्या होती है कि वो नीचे से घिस जाती है, फ्रिक्शन की वजह से वो नीचे से क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो काफ़ी सारी जगहों पे जो फ्रिक्शन जो है वो सही भी नहीं होता। और फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड कोजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन। और मशीन के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर लगा हुआ बॉल ऑफ बेयरिंग जो आपको मैंने बताया था, वो क्या हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर, और जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। और जैसे कि हमारी मिक्सी होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और जिससे क्या होता है, वो जो मशीन है उसके जो कुछ और पार्ट्स हैं या बॉल बेयरिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। इट स्लो डाउन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और इससे क्या होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। अब ये बताना है कि हम जो फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि जो गैस है, एयर है, वाटर है, उसके अंदर जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी एक अलग से स्पेशल शेप की होती है। जैसे आपने देखा होगा आसमान में हमारा जो प्लेन है वो जो फ्लाई करता है, उड़ता है, तो वहाँ पे भी जो है वो एयर को काटता हुआ एयर में से निकलता है ना। तो वहाँ पे भी एक फ्रिक्शन जो हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है क्योंकि वो एयर को काटता हुआ बीच में से निकल रहा है। तो जो कह रहे हैं उसकी जो शेप है, एयर की शेप, एरोप्लेन की शेप देख लो, आप बर्ड्स की शेप देख लो, जो बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं, या आप बोट की शेप देख लो, फिशेस की शेप देख लो। एक अलग शेप क्यों होती है इसके अंदर। व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, जब कोई बॉडी फ्लूइड मतलब किसी हवा में से या लिक्विड में से जब निकलती है, उसमें से पास होती है, एंड ऑपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन, तो उल्टा जो फोर्स है वो उस चीज़ के ऊपर लगता है ना। ऑपोजिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शन लग रहा है, ऑपोजिंग फोर्स जो है वो उसके ऊपर लग रहा है। इट विच ट्राइज टू अपोज इट्स मोशन थ्रू द फ्लूइड। दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। देखो, अगर जो बॉडी की शेप होनी चाहिए, अगर एरोप्लेन इस तरीके से नहीं बना होगा, अगर बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं तो उसी शेप का आपने देखा एरोप्लेन भी बना होता है। अगर शेप ऐसी नहीं होगी तो वहाँ पे वो कैसे जो एयर को, वहाँ पे जो फ्रिक्शन जो अपोज उस प्लेन के ऊपर लग रहा है, कैसे वो उसको काटता हुआ आगे निकलेगा, या कैसे बर्ड्स जो है फ्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, कि वो शेप ही उसकी इस तरीके से बनी हुई है कि वो जो है जो उसके अपोज में जो उसको फोर्स लग रहा है उसको वो करता हुआ वो उसको पार कर जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है, सिर्फ शेप की वजह से। इसलिए फोर्स डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, उस बॉडी की शेप के ऊपर। बाय गिविंग ऑब्जेक्ट द स्पेशल शेप, इसको एक स्पेशल शेप दी जाती है जो कि जिस शेप को जो है स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज, जिससे स्ट्रीमलाइन शेप से क्या होता है कि कम फोर्स लगता है उसके ऊपर, है ना। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फिर कम लगेगा अगर उसकी शेप स्ट्रीमलाइन है। अगर उसकी शेप एरोप्लेन की अगर ऐसी इस टाइप की शेप बनी हुई है तो उसमें क्या है, फिर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे कम लगेगा। हैंस इट बिकम द ईजियर फॉर बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड। इससे क्या होगा, इस ऐसी अगर बॉडी होगी तो ईजिली जो है वहाँ पे वो उसको फ्लूइड को जो है वो मूव थ्रू, इनके उसको पार करके जा सकता है आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कीवर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।